गंगा में तैरती लाशों का भयावह दृश्य हम सबके लिए एक शर्मसार करने वाला वाकया था। और फिर जब सरकारें कोरोना वायरस से हुई मौतों का आंकड़ा जारी करती हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं। विशेषज्ञों की माने तो न सिर्फ भारत बल्कि अलग अलग देश कोरोना वायरस से हुई लोगों की मौत के जो आंकड़े जारी करते हैं उसमें और वास्तव में मारे गए लोगों की तादाद में बहुत बड़ा फर्क है। फिर सही मायने में कोरोना वायरस के कारण भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हुई मौतों की सही संख्या के बारे में कैसे पता लगाएं। तो आइए जानते हैं और समझते हैं ऐसी संस्थाओं के बारे में जो दुनिया भर में हुई मौतों का डेटा इकट्ठा करती हैं, क्या उनका तरीका है और इन सब में भारत की क्या स्थिति है। हालांकि ये सब समझने से पहले ये भी बताना जरूरी है कि इन संस्थाओं के द्वारा जारी आंकड़े सिर्फ एक अनुमान है। डोनेट कार्ड और प्रोजेक्ट अर्थ के साथ जुड़कर कोविड से गुजरे हुए अनक्लेम बॉडीज का डिग्निफाइड क्रिमेशन करने में मदद कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। वैसे तो कई देशों के आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध हैं और कईयों के नहीं, लेकिन इसके बावजूद दो तरह के अनुमानित आंकड़े अब तक दुनिया भर में जारी किए गए हैं। पहला है वर्ल्ड मोर्टेलिटी डेटा सेट। ये डेटा सेट 89 देशों में सभी कारणों से मरे लोगों की मृत्यु दर का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय डेटा सेट है। इनके जरिए किए गए आंकड़ों के मुताबिक इन 89 देशों में वास्तव में कोविड-19 से हुई मौतों की संख्या 1.6 गुना अधिक है रिपोर्ट हुई मौतों की संख्या से। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस डेटा सेट के बाहर जो देश हैं उनमें अंडर काउंटिंग बहुत अधिक होने की संभावना है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत इस डेटा सेट का हिस्सा नहीं है। दूसरा आंकड़ा जारी किया है इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन ने। IHME को दुनिया भर में क्षेत्र में सबसे भरोसेमंद माना जाता है। ये जारी किए गए आंकड़े 3 मई 2021 तक कोविड-19 से होने वाली मौतों के हैं। इनके मुताबिक दुनिया भर में मारे गए लोगों की संख्या 6.93 मिलियन है, जो कि अलग अलग देशों द्वारा जारी की गई 3.24 मिलियन मौतों की आधिकारिक संख्या से 2 गुना अधिक है। और भारत इसमें दूसरे स्थान पर है। कुल हुई मौतों का 10% हिस्सा भारत का है। भारत में अनुमानित मौतें हैं 7,36,811, जो रिपोर्ट किए गए आधिकारिक आंकड़े 2,48,016 से लगभग 3 गुना अधिक हैं। वैसे तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी मौतों के आंकड़े जारी करता है। हालांकि WHO की वेबसाइट में आखिरी आंकड़े साल 2018 के हैं, लेकिन WHO ने कोरोना वायरस से हुई मौतों की डेटा उपलब्धता के आधार पर देशों को 3 खेमे में बांटा है। पहले वे देश हैं जिनके पास अच्छा डेटा उपलब्ध है और कोरोना वायरस से हुई ज्यादा मौतों का अनुमान लगाना संभव है, जैसे कि वर्ल्ड मोर्टेलिटी डेटा सेट के 89 देश। दूसरा उन देशों का समूह है जिनका डेटा वैसे तो अच्छा नहीं है, लेकिन अलग अलग सरकारी संस्थाओं के माध्यम से डेटा इकट्ठा कर अनुमान लगाया जा सकता है। और तीसरे वो देश हैं जिनके आंकड़े को WHO विश्वास योग्य नहीं मानता है। दुनिया की 2 सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत और चीन इस तीसरे खेमे में आते हैं। डेमोग्राफी पर आंकड़े इकट्ठे करने वाली दुनिया में नामी गिरामी कुछ संस्थाएं हैं, जैसे कि मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर डेमोग्राफिक रिसर्च और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, बर्कले यूनिवर्सिटी और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी डेटा इकट्ठा करती हैं। इसके अलावा ह्यूमन मोर्टेलिटी डेटाबेस है और अलग अलग देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जारी किए गए आंकड़ों को मिलाकर डेटा इकट्ठा किया जाता है। आकलन और अनुमान के लिए तो कई फॉर्मूले और तकनीक का इस्तेमाल होता है और उनको समझना किसी मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स के क्लास जैसा होगा। आसान शब्दों में इसे ऐसे समझा जा सकता है कि इस प्रक्रिया में कोरोना वायरस के प्रकोप से पहले पिछले 5 सालों में हुई मौतों का औसत निकाला जाता है और कोरोना वायरस के बाद हुई कुल मौतों से इसका फर्क देखा जाता है। औसत से ज्यादा हुई मौतों को कोरोना से हुई मौत मानते हैं तो जाहिर है कि वास्तविकता से ये आंकड़े भी कम ही होंगे। हालांकि ये संस्था भी खुद ही इसे अनुमानित आंकड़े बताती है। आपने अभी जाना कि भारत के आंकड़ों को लेकर काफी विवाद है। हालांकि भारत में कई शहरों और राज्यों के आंकड़े अच्छी तरह से पंजीकृत किए जाते हैं। तरीका है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली, जिसके तहत जन्म और मृत्यु दोनों के आंकड़े दर्ज होते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण केरल का है। केरल सरकार की सिविल रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट हर रोज अपडेट होती है। ये केरल सरकार की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इसमें न सिर्फ राज्य बल्कि जिले तक के आंकड़े दिए गए हैं। वेबसाइट के मुताबिक 20 मई 2021 की सुबह 5 बजे तक साल 2021 में
राज्य भर में कुल 1,07,294 लोगों का जन्म हुआ और 74,707 लोगों की मृत्यु हुई। वहीं अगर पिछले साल के आंकड़ों की तुलना 2020 में हुई मौतों से करें तो 2020 में मौतों में गिरावट देखने को मिलती है। शहरों में ग्रेटर मुंबई नगर निगम मुंबई क्षेत्र में 2020 के दौरान 22% अधिक मौतें हुई हैं, जहां 2018 में 88,852 मौतें हुई थी। वहीं 2019 में ये बढ़ाकर 91,223 हो गई और 2020 में आंकड़ा 1,11,942 रहा था। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर आनंद कृष्णन ने अंग्रेजी अखबार द हिंदू में लिखे एक लेख में दावा किया कि उनकी टीम ने हरियाणा के फरीदाबाद जिले की नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के आंकड़ों का विश्लेषण किया, जो पिछले कुछ वर्षों में मौतों के 100% पंजीकरण की रिपोर्ट कर रहा है। उन्होंने पाया कि 2020 में 2016 से 2019 की तुलना में 7% अधिक मौतें हुई हैं। वहीं एक संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE द्वारा 2,32,000 घरों से लिए गए आंकड़ों में पाया गया कि मई और अगस्त 2020 के बीच सभी कारणों से होने वाली मौतों की संख्या पिछले साल की तुलना में लगभग दोगुनी है। ये सभी आंकड़े पिछले वर्षों की तुलना में रिपोर्ट की गई अतिरिक्त मौतों की संख्या पर आधारित अनुमान हैं। एम्स के डॉक्टर आनंद कृष्णन का मानना है कि पिछली महामारियों में मौतों के आकलन का अनुभव दर्शाता है कि अलग अलग एजेंसियां अलग अलग अनुमान जारी करते हैं, जिससे पॉलिसी मेकर्स यानी कि नीति निर्माता और जनता के बीच भ्रम पैदा होता है। इन आंकड़ों में फर्क अलग अलग तरह की कमियों और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के तरीकों में अंतर के कारण होता है। इस वजह से वो सुझाव देते हैं कि देशों को अपनी नागरिक पंजीकरण प्रणाली को दुरुस्त करने पर काम करने की जरूरत है। इसके साथ साथ शिक्षाविद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के तरीकों के सुधार पर काम करें तो सही आंकड़ों के करीब पहुंचा जा सकता है। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी प्रशांत। मेरा नाम है दिव्यांशी। शुक्रिया।